हेलो 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 हेलो, सबको मेरा प्रणाम नमस्कार। क्या हाल चाल है? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और अपने पठन पाठन में पुरजोर तरीके से लगे भिड़े होंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं आज के शानदार प्रश्नों की दुनिया में। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, गौर फरमाइएगा। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन इज, भैया एक बात पूछना था, बिहार दरोगा का एग्जाम है, कुछ क्या क्या लिख दिया, अब आगे भी बढ़ गया। चलो, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? जल्दी से बता दो कौन सा ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। किलोवाट शक्ति का मात्रक है, कैलोरी कैलोरी तो ऊर्जा का मात्रक है, ये जूल है, ये वाट सेकंड भी ऊर्जा का मात्रक है, वाट सेकंड भी ऊर्जा का मात्रक, बताओ कौन नहीं है? किलोवाट जो है ये शक्ति का मात्रक है, किलोवाट की अगर हम बात करें ये शक्ति का मात्रक है। कैलोरी, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल, सबको पता है। एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। और वाट सेकंड कहिएगा अगर, तो वाट इंटू सेकंड अगर कहिएगा तो ध्यान से देखिए, शक्ति बराबर होता है, शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। और कार्य बराबर होता है, कार्य का ऐसा ही मात्रा, कार्य बराबर होता है शक्ति गुना समय, शक्ति या गुना समय, शक्ति गुना समय, शक्ति या गुना समय। तो ये हो जाएगा वाट इंटू सेकंड, वाट इंटू सेकंड। तो कार्य बराबर हो जाएगा वाट इंटू सेकंड, इसी को हम लोग लिखते हैं जूल, इज द राइट आंसर। ये एक चीज और ध्यान रखिएगा, न्यूटन, जूल को हम लोग न्यूटन मीटर भी लिखते हैं, क्योंकि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन भी होता है। और न्यूटन, न्यूटन मीटर जो है न्यूटन मीटर कहते हैं, न्यूटन सेकंड जो है ये आवेग का मात्रक है। ये किसका मात्रक है दोस्त मेरे? आवेग का मात्रक है। न्यूटन सेकंड किसका मात्रक है दोस्त मेरे? आवेग का मात्रक है। देख लो, न्यूटन सेकंड किसका मात्रक? आवेग का। न्यूटन मीटर किसका मात्रक है? जूल का। अच्छा एक बात बताओ जल्दी से कि वाट, वाट घंटा किस चीज का मात्रक है? पहला ऑप्शन है तुम्हारा कार्य का और दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा शक्ति का। बताओ किसका मात्रक है, कार्य का कि शक्ति का? वाट घंटा किसका मात्रक है? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? कहते हैं वाट घंटा किसका मात्रक है, कार्य का कि शक्ति का? व्हाट इज द आंसर? वाट घंटा किसका मात्रक है, कार्य का कि शक्ति का? मेरा सुबह एग्जाम है, आशीर्वाद दीजिए, खूब आशीर्वाद है दोस्त मेरे। जल्दी बताओ, वाट घंटा किसका मात्रक, कार्य की शक्ति? व्हाट इज द आंसर? वाट घंटा किसका मात्रक है? वाट घंटा कार्य का मात्रक है। वाट घंटा किसका मात्रक है दोस्त मेरे? कार्य का मात्रक है। क्योंकि वाट घंटा किलो वाट आवर होता है ना, देखिए वाट आवर क्या है? जूल है। वाट इंटू आवर जूल होता है दोस्त मेरे। वाट इंटू आवर क्या होता है? जूल होता है। अगला बता दो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि व्यवस्थित वस्तुओं की वो प्रवृत्त करना है, क्या कहलाता है? व्यवस्थित वस्तुओं की देखो इंग्लिश में सही लिखा हुआ होगा, व्हाट इज द टेंडेंसी टू ऑर्गेनाइज ऑब्जेक्ट दैट टेंड्स टू रिमेन्स स्टेशनरी और टू मूव द सेम स्पीड इज कॉल्ड एज। बताओ क्या हो जाता है? व्हाट इज आंसर? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है, यह गुण क्या कहलाता है? बताओ जल्दी से। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आपको पता होगा, ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है। इसका एक क्वेश्चन जो एकदम ट्रेंडिंग में है अभी, कि ऊपर से नीचे गिरेगा तो पोटेंशियल एनर्जी, हाइट घटेगा तो पोटेंशियल एनर्जी घटेगा, काइनेटिक एनर्जी का मान बढ़ेगा। जैसे जैसे हाइट घटेगा ना, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh और काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। जैसे जैसे नीचे गिरेगा पोटेंशियल एनर्जी का मान घटेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। और टोटल एनर्जी जो होगा, टोटल एनर्जी जो होगा दोस्त मेरे, वो कांस्टेंट होगा। टोटल एनर्जी जो होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, संवेग बराबर दोस्त मेरे द्रव्यमान गुना वेग होता है। संवेग बराबर सबको पता है द्रव्यमान गुना वेग होता है, और इसका यूनिट जो होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। जड़त्व, अगर कोई वस्तु अस्थिर है तो अस्थिर रहना चाहता है, गति में है तो गति में रहना चाहता है। बीएसएससी साइंस के बारे में बताइए सर बैच, बीएसएससी साइंस का दोस्त मेरे मास्टर फाउंडेशन कर लोगे, किसी चीज के लिए अलग से करने की जरूरत नहीं है, साइंस पैकेज बैच ले लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पहला क्वेश्चन रिमोट देना, अगला 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 क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त मेरे। अगला क्वेश्चन आपका कहता है किसी पिंड का जड़त्व उसकी चाल बढ़ाया जाता है, उसकी चाल कम करता है, उसकी गति अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करता है। उसकी गति अवस्था में परिवर्तन का क्या करता है? विरोध करता है। यही गुण क्या कहलाता है? जड़त्व कहलाता है। अगला 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 क्वेश्चन देखो क्या कहता है। 100 न्यूटन का एक 50 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर लगाया जाता है। ये एफ का मान दे दिया है, एफ का मान दोस्त मेरे दे दिया है, एफ का मान कितना दे दिया? 100 न्यूटन। एम का मान दे दिया है 50 केजी, लगाया जाता है तो उत्पन्न होने वाला त्वरण क्या होगा? एफ बराबर फॉर्मूला होता है एम इंटू ए, एफ बराबर एम इंटू ए। यहां से हमको त्वरण निकाल रहा है, ए बराबर हो जाएगा एफ बटा एम, एफ बटा एम। एफ का मान हो जाएगा 100, 100 बटा एम का मान हो जाएगा 50, 100 बटा 50, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द राइट आंसर। होगा क्या?
यहां से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसका एक और फॉर्मूला है एम, ए के जगह पर भी माइनस यू बटे टी। ए के जगह पर फॉर्मूला होता है भी माइनस यू बटे टी। ये बराबर होता है दोस्त मेरे भी माइनस यू, एफ बराबर एम, एम ए के जगह पर भी माइनस यू बटे टी इज द राइट आंसर। अगला, एक हल्के और एक भारी पिंड की गतिज ऊर्जा समान है। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, गतिज ऊर्जा समान होगा तो सीधा बात होगा। अगर गतिज ऊर्जा समान होगा, गतिज ऊर्जा समान होगा तो सीधा बात होगा, सीधा बात होगा। गतिज ऊर्जा समान होगा तो सीधा बात होगा। गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा समान नहीं होगा, संवेग समान होगा तो उल्टा बात होगा। संवेग समान होगा, संवेग समान होगा तो उल्टा बात होगा, संवेग समान होगा तो उल्टा बात होगा। देख लो, गति ऊर्जा समान तो सीधा बात, संवेग समान तो उल्टा बात। अब यहाँ गति ऊर्जा समान है तो हल्के वाले का कम होगा, भारी वाले का अधिक होगा। कितना बार बोले हैं आपको, बता दीजिए। जिसका तो संवेग हल्का और एक भारी पिंड है, उसकी गति ऊर्जा समान है तो संवेग अधिक किसका होगा, भारी वाले पिंड का। क्योंकि गति ऊर्जा समान होगा, सीधा बात होगा। हो गया, बताओ। गतिज ऊर्जा समान होगा सीधा बात, और संवेग समान होगा तो उल्टा बात। संवेग समान होगा दोस्त मेरे, संवेग समान होगा तो उल्टा बात। अब अगला बताओ, 10 किलोग्राम वजन का एक सूटकेस को उठाकर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति, W बराबर फॉर्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा। W बराबर फॉर्मूला क्या होता है दोस्त मेरे, एफ एस कॉस थीटा। अब कहता है 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। तो भैया खड़ा है तो विस्थापन का मान 0 है, विस्थापन का मान 0 है तो कार्य का मान कितना हो जाएगा, 0। अगर कोई कूली चढ़ गया दीवार पे, चढ़ के उतर गया तो कार्य का मान 0, कार्य का मान क्या हो जाएगा, 0। अगर पृथ्वी के चारों तरफ कोई भी ग्रह चक्कर लगा रहा है तो कार्य का मान 0। दीवार में धक्का लगाएंगे, कार्य का मान 0। बोझा लेकर कोई जा रहा है 90 डिग्री पर होगा, थीटा का मान 90 डिग्री होगा, कार्य का मान 0। क्वेश्चन पूछता है दोस्त मेरे, बताओ निम्नलिखित में से गलत कथन को चुने। चलिए गलत कथन को चुन लीजिए, आंसर बता दीजिए जल्दी से क्या हो जाएगा। व्हाट इज द राइट आंसर, गलत कथन को चुनिए। गुरुत्वीय त्वरण पिंड के रूप, आकृति एवं द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। एकदम सही बात है, गुरुत्वीय त्वरण ध्रुवों पर अधिक होता है, ये भी सही है। गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, ये भी सही है। लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा, ऊपर जाने पर अधिक होता है, ऊपर जाने पर अधिक होता है। देख लो, अगर लिफ्ट किसी त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा हो तो किसी पिंड का आभासी भार उसके वास्तविक भार से कम होगा कि अधिक होगा। ऊपर जा रहा है ना तो ऊपर जाने में अधिक होता है, नीचे आने में कम होता है। अगर आपको नहीं पता है तो इसका लिफ्ट का कंडीशन हम आपको बता देते हैं। अगर भी वेग से एक समान वेग से, अगर एक समान वेग से, ध्यान देना, 5 कंडीशन है लिफ्ट का कंडीशन है, अगर एक समान वेग से ऊपर जाए, एक समान वेग से ऊपर जाए या नीचे आए, एक समान, तो भार अपरिवर्तित होगा। एक समान वेग से ऊपर जाए, नीचे आए, भार अपरिवर्तित। ए त्वरण से ऊपर जाएगा, ए त्वरण से ऊपर जाएगा तो भार बढ़ेगा, और ए त्वरण से नीचे आएगा, ए त्वरण से नीचे आएगा तो भार का मान घटेगा, और रस्सा टूट जाएगा, रस्सा अगर टूट जाएगा, रस्सा टूट जाएगा तो भार का मान 0 हो जाएगा। इतने कंडीशन है, बाकी छठा इमेजिनरी कंडीशन है। एक समान वेग से ऊपर जाएगा, एक समान वेग से नीचे आएगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं। ए त्वरण से ऊपर जाएगा, भार का मान बढ़ेगा, ए त्वरण से नीचे आएगा, भार का मान घटेगा, और रस्सा टूट जाएगा, भार का मान 0 हो जाएगा। रस्सा टूट जाएगा, भार का मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक समान वेग से ऊपर जाएगा, एक समान वेग से नीचे आएगा, भार में कोई परिवर्तन नहीं। ए त्वरण से ऊपर जाएगा, भार बढ़ेगा, ए त्वरण से नीचे आएगा, भार घटेगा, और लिफ्ट का रस्सा काट देंगे, भार का मान 0 हो जाएगा। कितने कंडीशन है। अगला 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 क्वेश्चन बता दो, आंसर क्या हो जाएगा। कहते हैं सोनार एक उपकरण है जो वस्तुओं की दूरी, दिशा और गति को मापने के लिए अल्ट्रासोनिक तरंग का उपयोग करता है। बताओ किसको, पानी के नीचे सोनार जो है ये पराश्रव्य तरंग का उपयोग करता है, सोनार पराश्रव्य तरंग का उपयोग करता है, और पानी के नीचे रेडार वायु में स्थल पर चीजों को खोजने का काम करता है। तो दोस्त मेरे, ध्वनि से एक क्वेश्चन रहा है, इसका बढ़िया से एकदम देख के जाना। भार पीछा काहे नहीं छोड़ता है भाई, द्रव्यमान और भार का क्वेश्चन पूछ रहा है इसलिए पीछा नहीं छोड़ रहा है। देखो ये हमेशा ध्यान रखना, कुछ कुछ क्वेश्चन भी बराबर एन लेमडा से क्वेश्चन आ रहा है। भी बराबर एन का मान हो गया 1/t, टी हो जाएगा दोस्त मेरे लेमडा बाई टी, भी बराबर एन लेमडा, और भी बराबर हो जाएगा लेमडा बाई टी, क्योंकि एन बराबर होता है 1/t। और ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ए ऊपर वाले को श्रृंग और नीचे वाले को गर्त कहते हैं, ऊपर वाले को श्रृंग, नीचे वाले को गर्त कहते हैं। दो लगातार श्रृंग के बीच की दूरी या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। दो लगातार श्रृंग या दो लगातार गर्त के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य कहते हैं।
और ये महत्तम विस्थापन है। इस महत्तम विस्थापन को क्या कहते हैं? आयाम कहते हैं। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ तो आपको पता ही होगा, ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है हवा में। अब बाकी जितना भी तरंग पूछेगा सब अनुप्रस्थ है। ध्वनि तरंग अनुदैर्ध्य है, बाकी जितना भी तरंग पूछेगा सब अनुप्रस्थ है। अगला, गुरुजी अपना पैर ऊपर कीजिए, आशीर्वाद लेना है, सोमवार को एग्जाम है, सेंटर पर पहुंच गए हैं। एकदम खूब आशीर्वाद है दोस्त मेरे, पैर से नहीं दिल से आशीर्वाद होता है, और आप तो हमारे भाई हैं। आ जाओ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहते हैं एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग का तरंगदैर्ध्य कितना है जिसकी आवृत्ति 840 हर्ट्ज है और 380 मीटर पर सेकंड है। देखो ये क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जा रहे हैं। कहता है ध्वनि तरंग का तरंगदैर्ध्य, तो v बराबर होता है एन लेमडा, और लेमडा बराबर हो जाएगा v बाय एन। v का मान कितना हो जाएगा? v का मान हो जाएगा 380, एन का मान कितना हो जाएगा? 840 हो गया, तो 0 पॉइंट समथिंग आएगा। देखो भागा देने की जरूरत नहीं है, ऊपर में कम है नीचे ज्यादा है, तो पॉइंट में 0 पॉइंट समथिंग आएगा कि नहीं? देखो तो सर मेरा कल एग्जाम है, खूब बढ़िया से एग्जाम दीजिए, चला जी एकदम होगा। खूब बढ़िया से आप एग्जाम दे के आइए, 100% आपका काम हो जाएगा। आप एकदम तेज बच्चा है, एकदम नहीं सोचना है, एकदम आपका काम होवे करेगा। आंसर बताइए अगले क्वेश्चन का। कहते हैं चित्र में दर्शाए अनुसार कोई प्रकाश पुंज बॉक्स के फलक ए से छिद्र बी पर आपतित होता है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और इसका देखो क्या क्या कंडीशन है हम आपको बता देते हैं। जो जो कंडीशन पूछ सकता है इस पर हम लोग एक बार चर्चा कर देते हैं। अब देखो कंडीशन क्या क्या है। एक तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर 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 ये अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण जिसको अभिसारी दर्पण कहते हैं, और उत्तल लेंस इसको अवतल दर्पण और उत्तल लेंस, कौन लेंस दोस्त मेरे? उत्तल लेंस की अगर हम बात करें तो इसमें अगर कोई किरण, ये प्रधान अक्ष है और इसमें ये ऑप्टिकल सेंटर है और यहाँ पर ये पोल है, तो अगर मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा तो ये फोकस पर आकर मिलेगा, और अगर फोकस से निकलेगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा। पहली बात तो ये ध्यान रखना, इसमें भी मुख्य अक्ष के समानांतर। अब एकदम चला अभी थोड़ा पढ़ाई करना है तो सर कुछ भी नहीं, एकदम स्थिर होके पढ़ लो, जिंदगी एकदम मंगलमय गुजरेगी, नहीं तो जिंदगी में बहुत तकलीफ आ जाएगा दोस्त मेरे। कहते हैं इस बार कितने लोग ऐसे हैं जो एकदम कसम खा लिए कि इस बार हर हाल में 2026 में नौकरी ले लेना है। एक बार 8 टाइप करो, एक बार जल्दी से 8 टाइप करो, देखें कौन कौन कसम खा लिया। मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, फोकस पर मिलेगा, फोकस से निकलेगा, ध्यान से देखना, फोकस से निकलेगा ना तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा, मुख्य अक्ष के समानांतर होगा तो फोकस पर बनेगा, अब फोकस से निकलेगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा। होगा? बताओ जल्दी से, व्हाट इज आंसर? एक तो ये हो गया। दूसरा, अगर कोई किरण सेंटर से गुजरेगा, इसमें अगर कोई किरण सेंटर से गुजरेगा तो ये उसी पथ पर वापस आ जाएगा, और अगर इसमें ऑप्टिकल सेंटर से गुजरा तो ये सीधे निकल जाएगा, ये सीधे निकल जाएगा। दर्पण का केंद्र बिंदु पोल है, दर्पण पर केंद्र पोल है, दर्पण का केंद्र सेंटर है। F बराबर R/2 तो जानबे करते हैं हम। सर हम आपसे पढ़ के एलपी में सिलेक्ट हूं, बहुत बढ़िया, चला जी, खूब मन लगा के ऐसे ही पढ़िए और अपने मम्मी पापा का नाम ऊंचा कीजिए। मेरी कृपा से नहीं होता है दोस्त मेरे, आप जो मेहनत करते हैं ना उससे जॉब लगती है। टीचर तो सिर्फ एक मार्गदर्शक होता है। अगला 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 बता दो, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ व्हाट इज द आंसर। ये देखो अवतल दर्पण की अगर हम बात करें, ध्यान से देख लो, अवतल दर्पण की अगर हम बात करें, या अवतल सेंटर से जाएगा, सेंटर पर चल जाएगा। ये दोनों में देखो क्या होगा, प्रधान मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगा, फोकस पर आएगा, फोकस से निकलेगा मुख्य अक्ष के समानांतर। और अगर ये सेंटर से ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र, ओ को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र, ओ को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशीय केंद्र, ये ओ से होकर जाएगा तो ओ से ही चला जाएगा। और इसमें भी देखो मुख्य अक्ष के समानांतर, फोकस पर मिलेगा, फोकस से निकलेगा मुख्य अक्ष के समानांतर। एक चीज का और ध्यान रखना दोस्त मेरे, अगर उत्तल लेंस की बात करें, उत्तल लेंस की बात करें तो ध्यान से देखो, अगर इसमें कोई किरण ऐसे जा रही है तो ये ऐसे जाएगी, और ऐसे जा रही है तो ये 1 नंबर ये है तो 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है तो 2 नंबर। अगर अपोजिट में रहे एक एक तो ये उत्तल लेंस है। और यही अगर अवतल लेंस में आप बात करोगे, ये अगर अवतल लेंस में आप बात करोगे, अवतल लेंस में कोई भी किरण जो होता है ना उसको बिखराने का काम करता है। ये 1 नंबर है, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, ये 2 नंबर है। देखो ये जिधर 1 नंबर है उधर 1 नंबर है तो ये उत्तल लेंस है। अगर अपोजिट में है, सॉरी अवतल लेंस है, अगर अपोजिट में है इसका मतलब उत्तल लेंस है। हो गया? मैं अयोध्या से हूं और पटना आना चाहता हूं। एकदम वर्कशॉप के लिए आप जो भी बच्चे आना चाहते हैं, वर्कशॉप का पहला क्लास हम अनाउंस करने जा रहे हैं, कल में भी या परसों अनाउंस कर देंगे। बताओ ये 11 नंबर इधर है, 11 नंबर इधर है, एनसीईआरटी में सवाल है, तो बताओ इसका मतलब अपोजिट में है, इसका मतलब उत्तल लेंस होगा, तब नहीं ऐसे गया था ऐसे गया होगा। आंसर बता दो, ये क्या हो जाएगा? एक उत्तल लेंस हो जाएगा।
उत्तल लेंस हो जाएगा। और एनसीईआरटी में ये भी सवाल है कि ये अगर ऐसे जाएगा, ये अगर ऐसे जाएगा तो ये कैसे आएगा? ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, यानी किससे? फोकस से होकर गुजरेगा। अगला क्वेश्चन बताओ, कहते हैं निम्नलिखित में किस स्थिति में अवतल दर्पण में बिंब से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? देखो, बिंब से बड़ा अवतल दर्पण में और वास्तविक प्रतिबिंब बनना है तो आपको पता होगा कि ये फोकस पर, ये सेंटर पर, और ये हो गया अनंत। ये हमेशा ध्यान रखना, फोकस तो छोटा होता है तो उस पर, उस एरिया में छोटा प्रतिबिंब बनता है, और अनंत तो बड़ा होता है तो उस एरिया में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। यानी अगर इधर की बात करोगे ना तो बड़ा प्रतिबिंब बनता है। याद कैसे रखना है? अनंत बड़ा है तो वहां बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, फोकस छोटा है तो छोटा प्रतिबिंब बनेगा। यानी इस एरिया में जब भी बनेगा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, और ये एरिया जो होता है ये बराबर प्रतिबिंब बनेगा, बराबर प्रतिबिंब बनेगा। देखो, अनंत के तरफ जो बनेगा वो बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, इधर फोकस के तरफ जो बनेगा वो छोटा। चूंकि अब याद कैसे रहेगा? अनंत मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, फोकस मतलब छोटा, छोटा प्रतिबिंब बनेगा, सेंटर पर रहेगा, सेंटर पे बनेगा। अब दोस्तों मेरा मामला क्या है, ये कंप्लीट यहां से यहां तक जो बनेगा ये वास्तविक उल्टा बनेगा, ये वास्तविक उल्टा बनेगा। काल्पनिक सीधा होता है जब यहां वस्तु रहता है, तब काल्पनिक सीधा इधर बनता है, इसका इधर बनता है। अब क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है उसके हिसाब से आप क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है कि बताइए कहां पर वस्तु रखेंगे। क्या क्वेश्चन कहता है? अवतल दर्पण में बिंब का बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनेगा? बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब तब बनेगा जब वस्तु इधर रहेगा और इधर प्रतिबिंब बनेगा। वस्तु इधर रहेगा और इधर प्रतिबिंब बनेगा, छोटा बन जाएगा। तो बड़ा और वास्तविक इधर बनेगा, इधर बनेगा, मतलब वस्तु इधर होगा। कहां पर? या तो सेंटर और एफ के बीच होगा या एफ पर होगा, यानी सेंटर के अंदर होगा। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता दो, व्हाट इज द आंसर? हो गया? जल्दी बता दो, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? आ जाओ इधर, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्त मेरे। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बताओ इसका आंसर। निम्नलिखित में से किस स्थिति में कोई अवतल दर्पण बिंब से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है? जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? आंसर बता दो जल्दी से, 11 नंबर का क्या हो जाएगा? जब बिंब दर्पण से वक्रता केंद्र पर हो, दर्पण के वक्रता केंद्र पर हो, तब तो बराबर बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा। जब बिंब दर्पण और ध्रुव के फोकस के बीच हो, पी और एफ के बीच, तब तो वास्तविक नहीं बनेगा, काल्पनिक बनेगा। जब बिंब दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच हो, सी नंबर आंसर हो जाएगा। जब बिंब दर्पण और दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच होगा तब बन जाएगा वास्तविक और बड़ा। एक और जब बिंब दर्पण की वक्रता त्रिज्या से अधिक दूरी पर हो तब तो छोटा बन जाएगा। जब बिंब जो है दर्पण के वक्रता त्रिज्या से अधिक, मतलब उधर होगा। डी नंबर कैसे होगा? अरे सी नंबर होगा, सी नंबर, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताओ, इनमें से किस उपकरण में केवल उत्तल लेंस का प्रयोग किया था? देखो सूक्ष्मदर्शी में हम कितना बार बोले हैं कि जितना भी सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी है, सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी है, इस सब में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सब में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी या दूरदर्शी में सब में हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। खाली गैलीलियो का दूरदर्शी जो होता है, सब में गैलीलियो दूरदर्शी पूछता ही नहीं है। तुम सीधा बात करो, जितना दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी है सब में उत्तल लेंस, जितना दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी है सब में उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। कार के हेडलाइट में कौन दर्पण का प्रयोग करते हैं दोस्त मेरे? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में कौन लेंस का प्रयोग करते हैं? उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। जितना खाली गैलीलियो के दूरदर्शी में उत्तल अवतल दोनों करते हैं, खाली गैलीलियो के दूरदर्शी में उत्तल अवतल दोनों कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन में देखो क्या होगा, कहते हैं वक्रता, अभी वही टॉपिक हम दोस्त करवा रहे हैं जो टॉपिक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगला का आंसर बताओ, वक्रता केंद्र वाले किसी अवतल दर्पण के फोकस बिंदु एफ पर रखे किसी बिंब का प्रतिबिंब के संदर्भ में कौन सा कथन लागू हो? बताओ जल्दी से। इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस एट द फोकल पॉइंट, कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण में अगर फोकस पर वस्तु रहेगा ना तो अभी तुरंत बताएं अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। अनंत पर वस्तु रहेगा तो फोकस पर प्रतिबिंब बनेगा अवतल में, सेंटर पर रहेगा तो सेंटर में बनेगा। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता, जल्दी बता। फोकस पर रहेगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का बड़ा, और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा और अनंत पर बनेगा।
तो सही है, अनंत पर रहेगा फोकस पर बनेगा, फोकस पर रहेगा अनंत पर बनेगा, सेंटर पर रहेगा सेंटर पे बनेगा अवतल दर्पण में, याद रखिए। अवतल में तो सबको पता है किसी भी आकार के लिए काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा बनेगा। बताओ यदि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर वक्रता की त्रिज्या वाले उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर हो, इसका आवर्धन कितना होगा? 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है, यानी F बराबर हो गया R/2 वाले उत्तल दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण मतलब प्लस हो जाएगा, यानी 5/2 ये हो गया तुम्हारा फोकस। दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा हुआ है, U का मान हो गया -10 सेंटीमीटर। तो आवर्धन कितना होगा? तो आवर्धन M मांग रहा है, M के लिए हमको क्या निकालना होगा? V। तो V निकालने के लिए 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F होता है, तो इसको 1/F माइनस 1/U कर लीजिए। यहां से 1/V बराबर 1/F, F का मान कितना है देखो 5/2, 5/2 माइनस ऑफ 1/U, U का मान -10 हो गया, -10 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आ जाएगा? ये 2 ऊपर चल जाएगा, 10 5 का एलसीएम लोगे 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, 4 1 5, 1/2 हो जाएगा। यानी V का मान हो गया 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो M बराबर हो जाएगा -V/U, -V/U, V माइनस V यानी माइनस 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 ऑफ 2, माइनस ऑफ 2, U का मान कितना दिया हुआ? माइनस ऑफ 10, माइनस ऑफ 10 यानी हो गया माइनस ऑफ 10, माइनस माइनस प्लस 2 पंचा 10, 0.2 आ रहा है क्या? देखो तो कितना आ रहा है? एक शायरी नहीं आता है दोस्त, हमको पढ़ाने आता है, पढ़ लो। M बराबर हो जाएगा -V/U। आंसर देखो तो आ रहा है एकदम, देखो कुछ नहीं करना है। F बराबर F 5 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाला उत्तल दिया हुआ है, तो ये F बराबर R/2 5/2 यानी 2.5, U बराबर -10 सेंटीमीटर। यहां से 1/V प्लस 1/U बराबर 1/F होता है, तो 1/V बराबर 1/F माइनस 1/U हो जाएगा। 1/V बराबर 1/5/2 माइनस 1/10 माइनस 10। देखो एलसीएम एचसीएफ ले लोगे, आंसर आ जाएगा। अगला में चले, अगला में चले, अगला क्वेश्चन बताओ। किसी आर्मेचर की भुजाओं पर कार्यरत बल का परिमाण अधिकतम, ये हमेशा हम बोले हैं थीटा का मान 90 डिग्री होगा, तो सब कुछ लगने वाला बल और धारा, लगने वाला बल और धारा अधिकतम होगा, एकदम इतने याद रखना है तुमको। अगर 0 डिग्री होगा, थीटा का मान 0 डिग्री होगा, तो बल या धारा जो है, बल या धारा न्यूनतम हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। आंसर बता दो जल्दी से, क्या हो जाएगा? व्हाट इज द आंसर? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बता क्या हो जाएगा आंसर। पता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा कि समानांतर होगा? जल्दी बताओ। और परिमाण अधिकतम कब होगा? जब चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होगा, क्योंकि F बराबर होता है BIL sin थीटा, लगने वाला बल बराबर होता है BIL sin थीटा, तो sin 90 1 होता है, 1 इसका मैक्सिमम मान है। इस sin 90 यहां रखोगे, थीटा का मान 90 रखोगे, sin 90 1 मैक्सिमम मान होता है। अगला, श्रेणी क्रम में संयोजित दो प्रतिरोधों का निबल प्रतिरोध 6 है ओम है, यदि उनमें प्रवाहित होने वाली धारा 4 एम्पियर है, तो उनमें से एक प्रतिरोध इतना है, तो दूसरा कितना हो जाएगा? जल्दी बताओ। श्रेणी क्रम में है और नेट रेजिस्टेंस दिया हुआ है 6, R बराबर R1 प्लस R2, यहां से R टोटल का मान दे दिया। श्रेणी क्रम में निबल प्रतिरोध, नेट रेजिस्टेंस 6 है, R कौन है? ओम है। यदि उसमें प्रवाहित होने वाली धारा, चलो I का मान दे दिया है 4 एम्पियर, उसका प्रतिरोध 2 ओम है, एक का प्रतिरोध 2 ओम है, ये 2 प्लस R2 हो गया। तो कह रहा है दूसरे का प्रतिरोध कितना होगा? यहां से घटा दोगे, R2 बराबर हो जाएगा 4 ओम। आंसर ये झूठे दे दिया है, जगह कोई काम नहीं है, आंसर होगा R। यहां से घटा दोगे दोस्त मेरे, R बराबर R1 प्लस R2 हो गया, यहां से R2 का मान रख दोगे, R1 का मान रख दोगे, क्योंकि एक दिया हुआ है, 2 तो पूछ रहा है दूसरा कितना हो जाएगा। ये झूठे दे दिया है, अगर कोई काम नहीं है। तांबे के कौन से गुणधर्म इसे विद्युत संचरण लाइन के लिए आदर्श बनाते हैं? बताओ। तांबा का कौन सा गुण? एक तो गोल लचीला वायर होता है, घर में वायरिंग समानांतर क्रम में होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। निम्न प्रतिरोध जो है उसे घर के लिए सही बनाता है, 3 नंबर इज राइट आंसर। निम्न प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध नहीं, निम्न गलनांक भी नहीं, निम्न प्रतिरोध जो है उसको सही बनाता है। घर में समानांतर क्रम में वायरिंग होता है, इसलिए हर जगह वोल्टेज घर में क्या होता है? समान होता है, धारा अलग अलग होता है। अगला बता दो, कहता है नीचे दिए गए परिपथ में कुल धारा की गणना कीजिए। चलो जल्दी से धारा की गणना। I बराबर होता है V/R, V का मान हो गया 4, R का मान हो गया 20 कितना? 2 ये OHM ओम है, ओम है। 4/4 इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज द राइट आंसर। ये 2 है, तो 2 कितना हो जाएगा? 4। कहता है सल्फर तथा कार्बन डाइसल्फाइड एक मिश्रण है। सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड किसका किसका मिश्रण है? जल्दी से बता दो। सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड, 18 के बाद चलते हैं हम लोग 19 में। जल्दी बताओ। कल थोड़ा सा नंबरिंग में इधर उधर है क्वेश्चन में, जो पीडीएफ आपको मिला है।
जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड एक समांगी मिश्रण होता है और एक विषमांगी होता है। जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ, सल्फर और कार्बन डाइसल्फाइड जो है ये विषमांगी मिश्रण है और टिंडल प्रभाव को दर्शाता है। विषमांग जो भी रहेगा वो टिंडल प्रभाव को दर्शाएगा। आपको पता होगा टिंडल प्रभाव जो होता है ये कोलाइड विलयन के साथ होता है और कोलाइड विलयन जो होता है वो विषमांग है। कोलाइड विलयन जो होता है वो विषमांग है। टिंडल प्रभाव दर्शाता है और कोलाइड विलयन को दर्शाता है और यह विषमांग मिश्रण है। कौन मिश्रण है दोस्त मेरे? विषमांग मिश्रण है। आंसर हो जाएगा, जितना भी विषमांग मिश्रण है वही इसको दर्शाता है। अगला बताओ, पोटेशियम के परमाणु संख्या 19 है और इसका द्रव्यमान संख्या 39 है। इसके परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? ये पोटेशियम है, ये 19 है, ये 39 है। इसमें से इसको घटा दो, 20 इज द राइट आंसर। न्यूट्रॉन के लिए परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु संख्या को घटा देते हैं। अगला, गैस की रासायनिक विशेषताएं एक समान है, निम्नलिखित में से कौन सा किसी तत्व के समस्थानिक का गुण है? बताओ कौन समस्थानिक का गुण है, पूछता है। समस्थानिक बोले तो कार्बन 612, कार्बन 614। अब बढ़िया से देखोगे तो रासायनिक गुण समान होता है, चूंकि तत्व समान है। रासायनिक गुण तत्व पर निर्भर करता है, सब दोनों कार्बन है, रासायनिक गुण समान होता है। भौतिक गुण अलग होता है, भौतिक गुण जो होता है वो अलग होता है। और एक चीज और देखोगे, प्रोटॉन या परमाणु संख्या सेम होता है। प्रोटॉन या परमाणु संख्या देखो 6 है ना, समान होता है। न्यूट्रॉन अलग अलग होता है। न्यूट्रॉन देखो 12 में 6 गया 6, 14 में 6 गया 8। न्यूट्रॉन और द्रव्यमान जो होता है ये अलग होता है, अलग होता है। अब बता दो जल्दी से आंसर क्या हो जाएगा? कल आपके चलवा का एग्जाम है, आशीर्वाद दीजिए, खूब आशीर्वाद है, बढ़िया से जाके कोई एकदम फाड़ के आना है। वर्कशॉप में क्या क्या होगा प्लीज बता दीजिए। वर्कशॉप में कुछ नहीं होगा सर। अगर कोई भी बच्चा अब ITI करके मेरे पास आएगा और वो 6 से 8 महीना टाइम देगा, जिंदगी में कभी बेरोजगार नहीं रहेगा, जिंदगी में कभी बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन 6 से 8 महीना उसको टाइम आकर देना होगा, जिंदगी में वो बच्चा कभी बेरोजगार नहीं रहेगा। आंसर बता दो क्या हो जाएगा? उसके परमाणु द्रव्यमान समान है, एकदम नहीं समान है, गलत है। उसके परमाणु क्रमांक समान है, एकदम 6 सही है। ये भिन्न भौतिक गुण प्रदर्शित करते हैं, द्रव्यमान अलग अलग है तो भौतिक गुण भी अलग अलग है। समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं, एकदम समान, चूंकि दोनों कार्बन है, दोनों समान रासायनिक गुण प्रदर्शित करते हैं। यानी क्वेश्चन को आ रहा है कौन तत्व के समस्थानिक का गुण है, कौन कौन है? 2 है, 3 है, 4 है। 2, 3, 4 इज द राइट आंसर। बी नंबर होगा क्या? तो बी नंबर आंसर होगा क्या? बी नंबर हो जाएगा क्या? अगला क्वेश्चन बताओ, CaOH हॉल 2 होगा, इसका द्रव्यमान कितना होगा? कैल्शियम का होता है आपका 20-40, ऑक्सीजन का होता है 8-16 और हाइड्रोजन का होता है 1-1। बता दो जल्दी से कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा 40 प्लस ऑक्सीजन का हो जाएगा। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें 16 1 17, 17 दूनी 34। देख लो 16 1 17, 16 1 1 17 दूनी 34, 4 के 4 4 3 7, 74 यू इज द राइट आंसर। 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 अगला अगला बताओ क्या हो जाएगा? कथा दी गई अभिक्रिया पर विचार कीजिए। यह डैश का उदाहरण है। ये तो भैया हमको जैसा दिख रहा है ये विस्थापन अभिक्रिया है, अपघटन है नहीं। विस्थापन में भी द्विविस्थापन है। देखो यहाँ आयोडीन यहाँ हटता है, पीबी पर चल जाता है, पोटेशियम यहाँ से हटता है, यहाँ चल जाता है। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी है, क्योंकि ये लेड आयोडाइड जो होता है ये पीले रंग का होता है, ये पीले रंग का होता है लेड आयोडाइड। अवक्षेपण अभिक्रिया भी है ये। होगा। अपघटन अभिक्रिया के बारे में आप जल्दी से बता दीजिए, कैसी अभिक्रिया है ये? अपघटन अभिक्रिया संयोजन है कि वियोजन है? संयोजन है कि वियोजन है? जल्दी से बताओ। अब सॉरी, अपघटन अभिक्रिया क्षेपी है कि शोषी है? कितना बार बताएं आपको, उष्मा क्षेपी है या उष्मा शोषी है? अपघटन अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है या उष्मा शोषी है? जल्दी बताओ। अपघटन अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है या उष्मा शोषी है? व्हाट इज द आंसर? अपघटन अभिक्रिया जो है ये उष्मा क्षेपी है या उष्मा शोषी है? जल्दी बताओ। अपघटन अभिक्रिया उष्मा क्षेपी है कि उष्मा शोषी है? अपघटन होता है मतलब टूटता है, मतलब उष्मा लेगा, यानी उष्मा शोषी अभिक्रिया है। बताओ इनमें से किस आयनिक यौगिक का क्वथनांक सर्वाधिक है? कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग निर्जलीकरण में करते हैं। ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुने हो? ब्लीचिंग पाउडर का क्वथनांक अधिक होगा कि कम? जल्दी बताओ। किसका क्वथनांक अधिक है? आयनिक यौगिक का क्वथनांक अधिक है कैल्शियम क्लोराइड का। इसी का उपयोग निर्जलीकरण में भी करते हैं, ट्रांसफार्मर में।
निर्जलीकरण में भी करते हैं, ट्रांसफार्मर में। निर्जलीकरण में भी करते हैं, ट्रांसफार्मर में। किसका? कैल्शियम क्लोराइड का उपयोग निर्जलीकरण में करते हैं, किसमें? ट्रांसफार्मर में। NaCl, इसके बारे में सबको पता है, इसका पीएच मान 7 है, यह सामान्य लवण है, टेबल सॉल्ट है। कैल्शियम क्लोराइड निर्जलीकरण में प्रयोग किया जाता है। आज अगले में, निम्न में से किसका प्रयोग निसंक्रमक और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है? जल्दी बता। किसका प्रयोग? ब्लीचिंग पाउडर का नाम सुने हो? ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग संक्रमक में करते हैं। ई जो है, इससे जब क्लोरीन से विक्रिया करता है तब ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। HNO3 जब HCl के साथ सांद्र, दोनों सांद्र, ये भी सांद्र और ये भी सांद्र, सांद्र का मतलब कंसंट्रेटेड यानी मोटा, और ये हो जाएगा 1:3 में। ये 3 1 ये 1 है, ये 3, तो इसको कहते हैं अम्लराज, एक्वारेजिया, जिसमें गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है। जिसमें गोल्ड और प्लेटिनम क्या हो जाता है? घुल जाता है। यह है ब्लीचिंग पाउडर। किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया विसरण कहलाती है। गैस का विनिमय जो फेफड़ा में एल्वियोली करता है, फेफड़ा में एल्वियोली, जिसको कुपिका कहते हैं, में एल्वियोली, 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 जिसको हम लोग कुपिका कहते हैं, फेफड़ा में कौन करता है दोस्त मेरे? एल्वियोली, जिसको हम लोग कुपिका के नाम से जानते हैं। परिसंचरण किसका होता है? रक्त का होता है। पराशरण, सटके का फूलना, जड़ों से पानी का अवशोषण इसी के द्वारा होता है। सटके का फूलना, जड़ से पानी का अवशोषण इसी के द्वारा होता है। और गैस का विनिमय जो होता है वो कहां से होता है? फेफड़ा में एल्वियोली के द्वारा होता है। एल्वियोली के द्वारा होता है। अगला बता दो, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये चला 1 घंटे की क्लास होती है और हम कोशिश करते हैं लगभग सारे ट्रेंडिंग टॉपिक्स को एक बार आपका रिवीजन करवा दें। बताओ आंसर। मेरा नाम गुरुजी लीजिए, आपका नाम करण कुमार जी है, लीजिए आपका नाम ले लिए। कौन सा कथन गलत है? गैर धात्विक, गैर धात्विक का मतलब हुआ अधातु, जो धातु नहीं है, अधातु। गैर धात्विक ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होते हैं। हम कितना बार बताएं? अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। बताओ। उसके बाद कहता है फिनोप्थिलीन साबुन के घोल को गुलाबी बना देता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयन के कारण नहीं भाई, क्षारीय प्रकृति जब भी होगा हाइड्रोक्साइड आयन के कारण होता है, यही गलत है। हाइड्रोक्साइड आयन के कारण क्षारीय प्रकृति होता है। अगला बता दो, इथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 443 केल्विन पर C2H4 बनता है। याद रखिएगा, इथेनॉल को अति सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 443 केल्विन पर अगर गर्म करते हैं तो बनता है क्या? C2H4। इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं, इसको इथेनोइक एसिड भी कहते हैं, याद रखिएगा। एसिटिक एसिड भी कहते हैं और इसी को हम लोग इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। इसी को अब इथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, इथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। इसको तो हम लोग फायर डैम्प कहते हैं CH4 को। बायोगैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। CNG का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। सीएनजी का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन। एलपीजी का मुख्य घटक ब्यूटेन। एलपीजी का मुख्य घटक कौन है? ब्यूटेन। अच्छा बताओ तो फलों को कृत्रिम रूप से कौन पकाता है? फलों को कृत्रिम रूप से पकाता है, फलों को कृत्रिम रूप से पकाता कौन? बताओ जल्दी से। फलों को कृत्रिम रूप से पकाता, एक ऑप्शन है इथिलीन, एक ऑप्शन है इथिलीन और दूसरा ऑप्शन है एसिटिलीन। एसिटिलीन, इथिलीन और एसिटिलीन। बताओ फलों को कृत्रिम रूप से कौन पकाता है? इथिलीन की एसिटिलीन। फलों को कृत्रिम रूप से कौन पकाता है? इथिलीन की एसिटिलीन। व्हाट इज द आंसर? फलों को कृत्रिम रूप से कौन पकाता है? इथिलीन की एसिटिलीन। जल्दी बताओ। व्हाट इज द आंसर? फलों को कृत्रिम रूप से कौन पकाता है? इथिलीन या एसिटिलीन? कृत्रिम रूप से कहेगा तो एसिटिलीन। याद नहीं रहेगा तो आप याद रखिए, थौ था पिण में था, थौ था पिण में था, थौ था पिण में था। आप याद रखिए दोस्त मेरे, थौ था पिण में था, थौ था पिण में था, यानी इथिलीन। इथिलीन कहां था? पिण में था। अगला बता दो, कहते हैं फेरस सल्फेट, ये एकदम 100 बार आप पढ़ाए हैं दोस्त मेरे, FeSO4। इसको जब आप गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है Fe2O3 में, अब प्लस SO2 में, अब प्लस SO3 में। FeSO4 जो है ये गर्म होने के बाद टूट जाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 में। आंसर फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, पानी, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। बताओ जल्दी से क्या हो? फेरिक ऑक्साइड प्लस पानी प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड प्लस वाटर इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बताओ, कहते हैं लिथियम पोटेशियम ना करो रब से फरियाद,
इसी फर्स्ट एक का दिया हुआ है, इन एलिमेंट्स में एटॉमिक रेडियस के घटते क्रम में आपको पता है हे ली ना करो रब से फरियाद, हे ली ना करो रब से फरियाद, ध्यान से देखना, हे ली ना करो रब से फरियाद। ऊपर से नीचे आने पर वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर त्रिज्या जो होता है वो त्रिज्या जो होता है वो बढ़ता है, त्रिज्या का मान बढ़ता है वर्ग में, तो बढ़ता है तो सबसे ज्यादा इधर वाले का होगा, उससे कम इसका, उससे कम इसका, उससे कम इसका। बताओ जल्दी, आंसर बता दे, जल्दी बताओ, व्हाट इज द आंसर? सबसे ज्यादा इधर वाले का होगा, यानी सीजियम का, उससे कम रुबिडियम का, उससे कम हो जाएगा पोटेशियम का, उससे कम हो जाएगा सोडियम का, सीजियम रुबिडियम। हमको लगता है ये नंबर हो जाएगा इधर राइट आंसर। देखो तो ये नंबर आ रहा है क्या? ये नंबर ये हो जाएगा। देखो इधर इधर से इधर जाने पर बढ़ता है, तो सबसे ज्यादा इधर वाले का होगा, सबसे कम इधर वाले का होगा। अगला कहते हैं एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य। तो एल्काइन का फॉर्मूला होता है CnH2n, एल्केन एल्कीन एल्काइन, CnH2n-2, एल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2। ध्यान से देखो, ये एल्काइन का फॉर्मूला है CnH2n-2। अब दोस्त मेरे कहता है एल्काइन CnH2n-2, अब इसका पहला सदस्य कह रहा है, n का मान 1 रख दो, 1 रख दोगे तो C दुए का 2 H 0 हो जाएगा, E होगा नहीं, n का मान 2 रखो, C2 2 दूनी 4 में से 2 गया 2, C2H2 हो जाएगा, C2H2 बताओ किस क्या हो जाएगा? इथाइन इज द राइट आंसर, इथाइन इज द राइट आंसर, ये नंबर। एल्केन एल्कीन एल्काइन से क्वेश्चन रह रहा है, कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल होते हैं, क्यों? कार्बोक्सिलिक अम्ल की तुलना में खनिज अम्ल प्रबल क्यों होते हैं? खनिज अम्ल जो प्रबल अम्ल होगा वो पूर्णतः H+ आयन में टूट जाएगा, तो आंसर बता दो क्या हो जाएगा? ये पूर्णतः आयनित होते हैं। और अगर हम आगे बढ़े दोस्त मेरे, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं, कहता है खनिज अम्ल पूर्णतः आयनित होते हैं, खनिज अम्ल प्रबल है, तो जो प्रबल होगा वो पूर्णतः आयनित होगा, ये सही है। जो प्रबल और दुर्बल का क्या डिफरेंशन है? जो बहुत ज्यादा आयनित होकर H+ देगा वो प्रबल, जो कम देगा वो दुर्बल। अब बताओ अगला, कहते हैं ये तब नहीं होगा, खनिज अम्ल आंशिक आयनित होता है, ये भी नहीं होगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल आंशिक आयनित होता है, ये होगा, तब ना कार्बोक्सिलिक अम्ल कमजोर अम्ल है। आंसर बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? 1 और 4 इज द राइट आंसर। जो प्रबल अम्ल होगा वो अधिक आयनीकृत होगा, अधिक H+ देगा, जो दुर्बल होगा वो कम देगा। अगला बताओ, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है? जल्दी बताओ, निम्नलिखित में से कौन सही मिलान है? एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n एल्काइन, यही तो सही है। एल्केन एल्केन समजातीय श्रेणी में CH2 का अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। कहता है नीचे कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ, पहला स्टेटमेंट किधर गया? सही उत्तर का चयन कीजिए। कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिसके परिणाम स्वरूप बड़े अणु बनते हैं, एकदम सही बात है। इस गुण को श्रृंखलन गुण कहते हैं, एकदम ये भी सही बात है। बताओ दोनों सही बात है या दोनों गलत बात है? हमको तो लगता है दोनों कथन सत्य है। श्रृंखला बनाने का जो गुण है वो चेन बनाने के कारण ही आता है, चेन श्रृंखला गुण, और इसके यह संयोजक बंधन बनाता है। इसके बाइटम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होता है, इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4 है, इसकी संयोजकता भी 4 है, किसकी? कार्बन की। अतः एल्केन के संबंध में से कौन सा कथन सही है? बताओ। एल्केन संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक एकल बंधन होता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एक या एक से अधिक एकल बंधन होता है, सही है कि गलत है? संतृप्त में एक या एक से अधिक एकल बंधन होता है, एकदम सही बात है, ये 100% सही है। संतृप्त में सिंगल बॉन्ड होगा और संतृप्त में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, बाकी सब गलत होगा। संतृप्त में सिंगल बॉन्ड होगा, एल्केन होगा, और संतृप्त में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा, एल्कीन या अल्काइन होगा। बताओ, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही या गलत है? H2S हवा में जलता है, H2O और SO2 देता है, सही बात है। H2S जब जलेगा हवा में, ये अभिक्रिया करता है, H2S ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और ये दे देता है H2O + SO2, H2O + SO2। आंसर बता दो, ये सही है या गलत है? व्हाट इज द आंसर? जल्दी बताओ। एकदम सही है ये। ऊष्मा की उपस्थिति में फेरस सल्फेट का अपघटन एफिड, अभी तुरंत बताए थे, Fe2O3 + SO2 + SO3 बनाता है, यहाँ 3 हो जाएगा। ये भी सही है, ये भी सही है। ए और बी दोनों सही है। 36 का ए और बी दोनों सही है। चलो अगला में, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? खाली गिन देना है। 2 2 यहाँ 1, ये असंतुलित है, 1 है 2 है। सोडियम सोडियम 2 1, ये भी असंतुलित है। Mg ये 2 Mg है, यहाँ 1 Mg ये भी गया, इसका मतलब यही संतुलित होगा। संतुलित में असंतुलित समीकरण को कंकाल या ढांचा समीकरण कहते हैं। संतुलित समीकरण में जितना रिएक्टेंट में द्रव्यमान होगा उतने प्रोडक्ट में द्रव्यमान होगा, जितना रिएक्टेंट में परमाणुओं की संख्या होगी उतने प्रोडक्ट में परमाणुओं की संख्या होगी। अगला में चलते हैं दोस्त मेरे, द नेक्स्ट वन इज
अगला में चलते हैं, बताओ इसका आंसर क्या हो। आंसर बताओ इसका जल्दी से, क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर और 38। जल्दी बताओ। कहता है सेल मेम्ब्रेन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या है। कोशिका में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण करना। सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, ये कोशिका को आकार देता है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होता है, कुछ को आने देता है कुछ को जाने देता है, इसलिए कहते हैं अर्धपारगम्य होता है, और यह सेल को कोशिका को आकार देने का काम भी करता है। अगला क्वेश्चन का आंसर बताओ। बताओ मानवों में के उत्तकों में ऑक्सीजन की कमी से होने के कारण पाइरुवेट अम्ल किस कोशिकांग के भीतर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। एक जगह है जहां पाइरुवेट जो है वो बदलता है, बताओ जल्दी से क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है कोशिका द्रव्य में, और अगर कहेगा एटीपी में बदल जाता है, अगर कहेगा एटीपी में बदल जाता है तो कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी में बदलता है तो कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में, एटीपी में बदलता है तो कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में। गोल्जी काय पदार्थों का आवागमन करता है, गोल्जी काय की अगर हम बात करें, पदार्थों का आवागमन करता है, गोल्जी काय पदार्थों का क्या करता है दोस्त मेरे, आवागमन करता है। क्लोरोप्लास्ट प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार है, क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार है, क्लोरोप्लास्ट की अगर हम बात करें, ये किसके लिए जिम्मेवार है, प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार है। अगला अगला बताओ, जल्दी से बता दो। अगला, खेत में उगे गन्ने के पौधे के अग्रभाग को यदि काट कर हटा दिया जाए तो यह पौधे लंबाई में बढ़ता रहता है, ऐसा निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। जल्दी बताओ, अगर अग्रभाग को आप काट कर हटा देते हैं फिर भी ये नोड से नोड के बीच की दूरी बढ़ते रहती है, बताओ किसके कारण होता है ये। जल्दी बताओ व्हाट इज आंसर। ये होता है दोस्त मेरे अंतर्वेशीय इंटर कैलरी मेरिस्टेम के कारण, ये सब मेरिस्टेम का एक प्रकार है। देखो ये होता है कैम्बियम, कैम्बियम की अगर हम बात करें, इससे हमको उम्र का पता चलता है, जो रिंग आप कहते हैं उम्र का पता पौधा का इसी से चलता है, उम्र का पता पौधा का इसी से चलता है। शीर्षस्थ विभाज्य तक की अगर हम बात करें, लंबाई, ये अगर कोई पौधा है तो ऊपर या नीचे लंबाई में वृद्धि करता है। पार्श्व विभाज्य तक की अगर हम बात करें तो ये मोटाई में वृद्धि करता है, ये मोटाई में वृद्धि करता है, इसलिए इसको कहते हैं पार्श्व विभाज्य तक। और ये इंटर कैलरी मेरिस्टेम जो होता है, दो नोड यानी दो नोड के बीच की दूरी, अगर ये गांठ है, दो नोड है, इसके बीच की दूरी को बढ़ाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। तो कहता है खेत में उगे गन्ने के पौधे के अग्रभाग को यदि काट दिया जाए तो फिर उसके दो नोड के बीच की दूरी फिर से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। एपिकल मेरिस्टेम को सिर्फ विभाज्य तक कहते हैं, सही है। ऊपर जड़, ऊपर में ही और नीचे जड़ में दोनों तरफ लंबाई में वृद्धि लाता है। बताओ भोजन संग्रहण के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है, बताओ जल्दी से। भोजन के संग्रह के लिए जाइलम की कौन सी कोशिकाएं उत्तरदायी है, आपको कितना बार बोले हैं हम लोग, पेरेनकाइमा प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद को संग्रहित करती है। जाइलम तो सबको पता है जल का वहन करती है। बताओ अमीबा और पैरामीशियम भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया में मूलभूत अंतर क्या है। जल्दी बताओ, अमीबा और पैरामीशियम की अगर हम बात करें तो अमीबा की अगर हम बात करें, ये अपने संपूर्ण सतह से भोजन अवशोषित करता है, और पैरामीशियम की अगर हम बात करें, ये कुछ खास जगहों से भोजन का अवशोषण करते हैं, यही अंतर है बेसिक। देख लो किस ऑप्शन में है, ए बी नहीं होगा, 4 स्थानों पर अमीबा विशिष्ट स्थान से भोजन, जबकि पैरामीशियम 2 स्थान नहीं, कहते हैं विशिष्ट स्थान से भोजन ग्रहण करता है। अमीबा में विखंडन जो होता है द्विविखंडन होता है, और पैरामीशियम में फिर द्विविखंडन नहीं होता है। अमीबा की अगर हम बात करें, अमीबा ऐसी कोशिका है जिसका आकार अनियमित होता है, नियमित नहीं होता है। अमीबा का आकार नियमित एकदम नहीं होता है। बताओ प्रारोह के प्रकाश की तरफ वृद्धि प्रकाशानुवर्तन, पृथ्वी के तरफ वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन, और अगर जल के तरफ वृद्धि जलानुवर्तन, पढ़े होंगे आप। रस जो है रस संवेदी होता है स्वाद के लिए, घ्राण संवेदी होता है कान के लिए, घ्राण का मतलब सॉरी नाक के लिए, सूंघना। रस संवेदी जिह्वा के लिए होता है। बताओ मुख गुहिका बकल कैविटी मानव के किस तंत्र का, पाचन तंत्र का हिस्सा है। पाचन तंत्र में सबसे पहले होता है मुख गुहा, मुख गुहा, मुख गुहा, उसके बाद अगर हम बात करें मुख गुहा, उसके बाद आता है अमाशय, अमाशय, उसके बाद आता है छोटी आंत, छोटी आंत, उसके बाद आता है दोस्त मेरे बड़ी आंत, छोटी आंत के बाद आता है बड़ी आंत, बड़ी आंत के बाद रेक्टम होते हुए बाहर निकल जाता है। तो बताओ माउथ कैविटी किसका हिस्सा है, पाचन तंत्र का। मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू हो जाता है, अमाशय में HCl का स्राव होता है, छोटी आंत में संपूर्ण पाचन हो जाता है, और बड़ी आंत में पानी का अवशोषण हो जाता है। बड़ी आंत में किसका अवशोषण होता है, पानी का अवशोषण हो जाता है। अगला अगला अगला
कहते हैं आहार में मौजूद वसा छोटी आंत में बड़ी गुलिकाएं क्यों बनाता है? छोटी आंत में बड़ी, कहता है व्हाई द डाइटरी फैट्स फ्रॉम लार्ज लेब्यूल्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। बताओ जल्दी से, व्हाट इज द आंसर? क्योंकि वसा में उत्पन्न जलयुक्त स्लरी के साथ अच्छी तरह से मिश्रित नहीं हो पाता है। जब अच्छी तरह से मिश्रित नहीं होगा तो छोटा छोटा गुठली टाइप का बना देता है। और अगर आपको कहेगा वसा को तोड़ता कौन है गुल्लिकाओं में, तो कहेंगे पित्तरस। वो कहां बनता है, तो कहेंगे यकृत में। कहेगा वो जमा कहां होता है, तो कहेंगे पित्ताशय में। बताओ प्लाज्मोडियम में एक कोशिका के अनेक कोशिकाओं में विभाजित होने की क्षमता को क्या कहते हैं? बहुविखंडन कहते हैं। दो भाग में बटेगा द्विविखंडन कहेंगे। बहुत सारे भाग में बढ़ जाएगा बहुविखंडन कहेंगे। बहुत सारे भाग में बढ़ जाएगा क्या कहेंगे? बहुविखंडन कहेंगे। द्विविखंडन किसमें होता है? अमीबा में। अमीबा का आकार कैसा होता है दोस्त मेरे? अनियमित होता है। डब्ल्यूबीसी का आकार भी कैसा होता है? अनियमित होता है। और मुकुलन की अगर हम बात करें, मुकुलन कहां होता है? हाइड्रा में। मुकुलन कहां होता है दोस्त मेरे? हाइड्रा में मुकुलन होता है। अगला, अंडा अंडाशय के कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? बताओ, अंडा जो होता है वो अंडाशय के कोख में किसके माध्यम से लाया जाता है? फैलोपियन ट्यूब के माध्यम से। थ्रू व्हाट इज द एग ब्राउट फ्रॉम द ओवरी टू द वॉर्म? बताओ किसके? डिमोवाहिनी, फैलोपियन ट्यूब। कहेगा निषेचन कहां होता है? फैलोपियन ट्यूब में। वॉश डिफरेंस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। वॉश डिफरेंस जो होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हिस्सा है। गर्भाशय ग्रीवा तो बीच वाला हिस्सा होता है, योनि और यूट्रस के बीच का। आंसर बता दो, कहां पर भ्रूण का विकास होता है? गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। अगला बता दो, कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना का सही रूप से निरूपित करता है? टेस्ट ट्यूब बेबी में जल्दी से बता दो क्या होता है? निषेचन बाहर होता है और गर्भ अंदर गर्भाशय में विकसित होता है। निषेचन बाहर होता है और गर्भ जो होता है वो विकसित होता है गर्भ के अंदर। आंसर बता। जब भ्रूण विकास टेस्ट ट्यूब में होता है नहीं, जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। विकास कहां होता है? यूट्रस में। और टेस्ट ट्यूब बेबी में निषेचन कहां होता है? बाहर में। निषेचन कहां होता है? बाहर में। अगला, दैट्स द एंडिंग ऑफ योर क्वेश्चन। और डेली दोस्त मेरे हम कोशिश करते हैं जब तक आपका एग्जाम नहीं है, एक एक घंटा जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो जो टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, उस सब टॉपिक को आप जैसे पढ़ रहे थे वैसे पढ़िए। आपको जरा सा भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और एक बार दोस्त मेरे, जो लोग भी इस बार एकदम हर हाल में जॉब लेना चाहते हैं, एक बार लव यू मां लिख दीजिए जल्दी से। जो लोग इस बार एकदम जॉब लेना ही चाहते हैं, एक बार जल्दी से लव यू मां लिख दीजिए। आप अगर एकदम इस बार फिक्स है कि हमको जॉब लेना ही लेना है, एक बार जल्दी से लव यू मां लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार। मिलते हैं फिर हम लोग कल की कक्षा में। थैंक यू वेरी मच।